नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षणिक प्रत्यक्ष यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 18वीं लोकसभा को संपन्न हुए करीब करीब 2.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी, यूं कहे मोदी जेपी नड्डा को उत्तराधिकारी नहीं चुन पाए हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक परंपरा रही है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार में मंत्री या किसी दूसरे बड़े ओहदे को संभाल लेता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर अपना अध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष नहीं तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष जरूर चुन लेती है, जिसे अगली कुछ जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी के भीतर अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की परंपरा 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी की गृहमंत्री बनने के बाद भी निभाई गई। ये परंपरा राजनाथ सिंह को गृहमंत्री बनने के बाद भी ये परंपरा 2014 में निभाई गई। इस परंपरा का निर्वहन 2019 में अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद भी निभाई गई। लेकिन इस परंपरा का निर्वहन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अब तक नरेंद्र मोदी चुन नहीं पाए हैं। आखिर कारण क्या है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी के ऊपर पकड़ ढीली पड़ गई है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रिप्लेसमेंट चाहता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर के, अमित शाह को लेकर के, उनकी चाणक्य नीति को लेकर के क्या गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए? आखिर अंदर खाने चल क्या रहे हैं? आखिर अपने लोगों से कैसा डर कि अपनी ही पार्टी में, जिसको विश्व से सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी माथापच्ची की जा रही है। आखिर राजनाथ सिंह के घर 5-5 घंटे तक बैठकें चलती है और उस बैठक के भीतर संघ के लोग, भाजपा के लोग, तमाम सारे लोग जुट रहे हैं, लेकिन तब भी कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। अगला अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, इसके ऊपर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको सुलझाना आज के दौर में जरूरी हो गया है। और बात करें, सवाल इस दौर का सबसे बड़ा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुलझाने में रुचि लेती है, या मौजूदा निजाम भारतीय जनता पार्टी का, जिसको मोदी और शाह का निजाम कहते हैं, वह निजाम अब इस बात को महसूस कर लिया है कि पार्टी के भीतर अगर कमान छूटने या फिर सत्ता के ऊपर कमान छूटने में देर नहीं लगेगी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। जी हाँ, एक कारण भारतीय जनता पार्टी के भीतर बढ़ रही नाराजगी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण संघ से बढ़ रही दूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जस्टिस चंद्रचूड़ का एक फैसला है, जिस फैसले ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को इस हद तक डरा दिया है, अगर अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने ग्रिप में नहीं आया तो फिर सत्ता की लगाम हाथ से निकल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद छिन सकता है। ये तमाम सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। तभी ऐसे उन्हें उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में दिक्कतें आ रही है जो पार्टी के कमान संभाल सके। आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं, एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला मुद्दा, आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने इशारों पर, अपने संकेतों पर चलने वाला एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो जेपी नड्डा के कार्य क्षमता के बराबरी का हो। जेपी नड्डा से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, यानी नरेंद्र मोदी और शाह को, कभी कोई दिक्कत नहीं रही। इसलिए भी दिक्कत नहीं रही क्योंकि जेपी नड्डा हमेशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने शीश झुकाए खड़े रहे, देवताओं का देवता कहते रहे नरेंद्र मोदी को, इन दोनों के पीछे चलते रहे, एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेकर के मौजूद होते रहे और तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के गुणगान में, उनकी चरण वंदना में, राजनीतिक चरण वंदना में अपने आप को जेपी नड्डा पूरी तरह से तल्लीनता करते गए। आखिर जेपी नड्डा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही अगर देख ले तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कुछ हुआ 2019 का सबको पता है। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में बहुमत की जगह गठबंधन करने पर मजबूर होना पड़ा। झारखंड की सत्ता फिसल गई, बिहार में गठबंधन सहयोगी फिसल गया और बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार को फिर से लाया गया। अब कब तक ही साथ रहेंगे कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में सीटें घट गई। लोकसभा चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी का 400 का नारा भी बिखर गया। उनका गृह राज, खुद जेपी नड्डा का गृह राज हिमाचल प्रदेश,
वो अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते फिसल गया। ये सारी चीजें मौजूदा वक्त में हुई। कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, जिसमें वो देवताओं के देवता का आशीर्वाद से वंचित होने जैसी चेतावनी दे रहे थे वहां के राज्य के वोटर्स को, वो राज्य भी उनके हाथ से फिसल गई। तो जेपी नड्डा के हाथ उपलब्धियों के तौर पे आप ये कह सकते हैं सत्ता में छत्तीसगढ़ में वापस आ गए। राजस्थान में रोटेशन का प्रक्रिया है तो उनका क्रेडिट जेपी नड्डा को नहीं मिल सकता, हर 5 साल पे रोटेशन होता है। ओडिशा में पार्टी की पहली बार सरकार बनी, इस बात का क्रेडिट जेपी नड्डा को मिल सकता है। दिल्ली के भीतर सरकार बनी नहीं, अरविंद केजरीवाल दोबारा आ गए। ये सब कुछ जेपी नड्डा के कार्यकाल के दौरान हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेपी नड्डा राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर सुटेबल व्यक्ति लगे, उपयुक्त व्यक्ति लगे। हालांकि चुनावी हार जो अलग अलग राज्यों के भीतर जो हमने आपसे बताया, उस चुनावी हार को पूरी तरह से जेपी नड्डा के ऊपर थोप भी नहीं सकते, क्योंकि जेपी नड्डा को तो सिर्फ एक मोहरा समझा जाता था। जेपी नड्डा से कई गुना ज्यादा ताकत तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की है, जिस कांग्रेस पार्टी पे दोहमत लगता है कि वो राहुल गांधी चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस पार्टी के भीतर जितनी ज्यादा ताकत कांग्रेस पार्टी ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रखे हैं, उसका 1/10 यानी 10वां भाग भी जेपी नड्डा के जिम्मे नहीं है। ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी वो ठीक लगते थे भारतीय जनता पार्टी के। आखिर जेपी नड्डा की जगह पे किसको बैठाया जाए, सवाल ये है। क्या वो व्यक्ति संघ के पसंद से आएगा या वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पसंद से होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसंद से होगा? इस बात पर आने से पहले दूसरे महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं, जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन हो न हो, नरेंद्र मोदी के मन में जरूर है। सवाल यह है कि नए अध्यक्ष के लिए एक ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की तलाश वर्तमान दौर में जिस व्यक्ति के नाम पर संघ को आपत्ति न हो। जी हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिस पर संघ को आपत्ति न हो, आरएसएस कोई आपत्ति न करे, उस व्यक्ति ये अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए प्रतिबद्ध रह पाएगा, उनके प्रति अपने निष्ठा का सार्वजनिक प्रदर्शन करते रहेगा। इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुतमईन नहीं हो रहे कि आखिरकार ये ताज किसके सर पे सोगा। आपको मालूम होगा, या फिर जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी के लिए हम कह दें कि कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी को पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसा ही अपना रबर स्टाम्प समझ करके अध्यक्ष चुन लिया था, और 2 महीने का समय बीतते सीताराम केसरी ने ही नरसिम्हा राव को संसदीय दल के नेता के पद छोड़ने का फरमान जारी कर दिया, और अंततः कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका से नरसिम्हा राव को रुखसती हो गई थी। तो फिर जिसको चुना, 80 साल के बुजुर्ग को, उन बुजुर्ग ने नरसिम्हा राव का सियासी दस्तरखान उठा दिया। जी हाँ, राजनीति में अक्सर ये होता रहा है। तो सवाल उठता है, और जब ऐसा होता रहा है तो फिर इस रवायत में लाल कृष्ण आडवाणी युग के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी युग का काबिज हुआ, तब नरेंद्र मोदी युग के लोगों को, सत्ता के शीर्ष पर विराजमान लोगों को यह जरूर बखूबी मालूम है कि अब अगली पीढ़ी का रास्ता वह कैसे रोक पाते हैं, अगले नेतृत्व का रास्ता वो कैसे रोक पाते हैं। इस बात को लेकर के उपयुक्त व्यक्ति की तलाश की जा रही है। संघ की तरफ से कहा जाता है कभी संजय जोशी का नाम, तो फिर कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम, कभी नितिन गडकरी का नाम, तो कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम, अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं इस दौर में। लेकिन इन सबको अध्यक्ष बनाने को लेकर के कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। वसुंधरा राज्य के नाम तो संघ रखिए नहीं रखे, उसको पता है कि वसुंधरा राज्य को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह पहले रिजेक्ट कर देंगे। अब सवाल यह है कि संघ की पसंद मोदी शाह की पसंद क्यों नहीं होगी? सबको पता है कि संघ के जो एजेंडे थे उनको अपनी ओर से लागू करने की भरपूर कोशिश नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में किया, लेकिन संघ के लोगों को कोई अहमियत नहीं दिया। हालांकि 2014 से लेकर के 2016-17 के दौरान एक संघ की अच्छी स्थिति थी, क्योंकि केंद्र के हर मंत्रालय में अगर देखिएगा तो हर मंत्रालय में संघ ने अपना एक आदमी बैठा रखा था। जी, जो संघ के काम को, संघ के तरफ से जो एजेंडे होते थे उस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन कराए जाने वाले एजेंडे, उनको लागू कराने के लिए एक व्यक्ति की वहां पर तैनाती की गई थी। वो तैनाती का दौर, वहां अपना आदमी बैठाने का दौर
नरेंद्र मोदी के दूसरी ताजपोशी के 1 आध साल पहले ही खत्म हो चुका था। वो सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता बन चुकी थी। जब सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बन चुकी थी तो पूछता कौन है संघ को। जेपी नड्डा ने तो बयान तक दे दिया था 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कि चुनाव जीतने के लिए अब संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के दौर में किसको कितनी आवश्यकता है वो सबको पता है। और इस आवश्यकताओं के दौर में, रिक्वायरमेंट्स के दौर में संघ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता में टिकने देंगे? यदि उनके मर्जी का व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे चला गया तो फिर क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे बीजेपी की संसदीय दल के नेता के पद पर नए व्यक्ति की ताजपोशी करेगा? ये सवाल कहीं ना कहीं भीतर तक डरा रहा है। ये सवाल इस दौर में क्यों डरा रहा है? पूर्व के उदाहरणों के सहारे ही नहीं डरा रहा है, बल्कि ये कहे कि कई सारे ऐसे मौके भी आए हैं राजनीति के भीतर जिसकी वजह से भी डरा रहा है। डर बहुत बड़ा है, क्योंकि सत्ता जिस ढंग से चलाई गई है वो सबने देखा है कि दो लोगों ने न तो संगठन का ख्याल रखा, न आरएसएस का ख्याल रखा, न ही अपने संसदीय दल के लोगों का ख्याल रखा। जो सांसद चुन करके आए हैं उनकी क्या अहमियत थी? कई सारे सांसद निजी बातचीत में तो बहुत सारी चीजें स्वीकार करते हैं कि विपक्ष के सांसद तो सरकार के ऊपर आलोचना कर लेते हैं, खुलकर बोल लेते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन वो तो बोल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं सकते। उनकी दुर्दशा और ज्यादा खराब है कि वो जनता एक तरफ उनको कहती है कि आप किस काम के भाई साहब, क्यों आपको चुना गया, क्यों आपको काम नहीं करा पा रहे हैं? सरकार में सांसदों की अहमियत इतने है कि लगातार सांसद चुन के आते हैं, मंत्री बनने के लिए ब्यूरोक्रेसी से ये बीआरएस से लेकर के कोई एसनवी वैष्णव, कोई हरदीप पुरी, कोई एस जयशंकर, इस तरह के लोग मंत्रालय में आ जाते हैं सत्ता में बैठने के लिए। तो देश की आम जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संघ की शाखा से निकल करके आने वाले लोग जो कई बार से लगातार जीते हारे तपे तपाए लोग जो निकल करके आए, उनको भला इस दौर में कौन पूछता है? तो क्या पार्टी का निजाम बदलते हुए तमाम लोग जिनकी उपेक्षा करके, जिनकी ताकत के बूते बहुमत मिलता है और उन्हीं की उपेक्षा कर सरकार बनाई जाती है, क्या वो लोग उसके बाद मौजूदा सत्ता के निजाम को शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों को बख्शेंगे? क्या पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के सुगबुगाहट क्या तेज नहीं होगी? ये सवाल है। और इस सारे सवाल को जब बल मिलता है, जब ताकत मिलती है, तो तीसरा सबसे बड़ी पहलू ये होती है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ का 11 मई 2023 का जजमेंट, जो लोग भारत के संवैधानिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति को जानते समझते हैं, उनको ये बात मालूम है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी नेता अपने संसदीय दल या फिर विधायक दल के ऊपर जो कंट्रोल रखता है, जो उनको दिशा निर्देश देता है कि करना क्या है, वो किसके माध्यम से होता है? उसके लिए पार्टी का एक व्हिप होता है, पार्टी का चीफ व्हिप होता है। चीफ व्हिप के माध्यम से ही सांसदों को निर्देश दिए जाते हैं कि करना है तो करना क्या है सदन के भीतर और क्या नहीं करना है, किसके पक्ष में वोट डालने हैं, किसके पक्ष में वोट नहीं डालने हैं, कहाँ वर्कआउट करना है। ये सारे चीजें सदन के भीतर उपस्थित रहने सारे निर्देश चीफ व्हिप के यानी पार्टी के सचेतक के माध्यम से क्रियान्वित कराए जाते हैं। आमतौर पर 2023 के 11 मई 2023 के पहले ये परंपरा रही थी कि पार्टी के संसदीय दल का नेता लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यों के भीतर विधायक दल का नेता विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके दे देता कि अमुक व्यक्ति, कोई भी फलाना व्यक्ति हमारी पार्टी का, हमारे पार्टी के विधायक दल का सचेतक होगा, ऐसे करके चुन लेते थे, लिख के दे। लेकिन अब 11 मई 2023 को महाराष्ट्र के मामले को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया कि चूंकि पार्टी के ऊपर, पार्टी के द्वारा संसदीय या फिर विधायक दल को कंट्रोल करने का एकमात्र इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एकमात्र अगर उपकरण होता है या औजार कह ले तो व्हिप होता है, सचेतक होता है पार्टी का। लिहाजा चूंकि संसदीय दल भी पार्टी की एक इकाई है, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि पार्टी महासमान होती है। ध्यान होगा आपको, जो पार्टी महासमान होती है वो तो निश्चित ही तौर पर नियंत्रित करेगी। तो फिर ऐसे में पार्टी के पास अपने संसदीय या फिर विधायक दल को नियंत्रित करने के लिए जो ऑपरेटर्स है, जो जिसको औजार कहते हैं, जिसको सचेतक कह लेते हैं, जिसको चीफ व्हिप कहते हैं, तो वो पार्टी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने के संविधान पीठ ने एक फैसला दिया कि पार्टी ही तय करेगी, यानी पार्टी का आला कमान ही तय करेगा कि लोकसभा या विधानसभाओं के भीतर किसी पार्टी का चीफ व्हिप कौन होगा। अब ये सवाल जब सामने निकल करके आ गया तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी का न हो और वो अपनी मर्जी का चीफ व्हिप बना दे, अपनी मर्जी का सचेतक बना दे, और अपनी मर्जी का सचेतक बनाने के बाद
उस सचेतक के माध्यम से नेतृत्व परिवर्तन के कवायद अगर शुरू हो जाए कि अमुक बिल पर पार्टी के इतने लोगों को वोट नहीं डालना है, ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार को पार्टी के भीतर सर्वोटाइज कर देना है। पूर्व में भी ऐसा देखा गया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, राज्य स्तर पर तो बहुत हुआ है विधायक दल के भीतर। चाहे 1979 के भीतर कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार में रहा हो, जिनके अगेंस्ट पार्टी के भीतर ही विधायक दल में मतलब ये हो गया होगा। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के भीतर जो पंजाब में जो पार्टी के भीतर हुआ, सबने देखा। खुद गुजरात में केशुभाई को हटाने के लिए 1995 जो हुआ कि पार्टी में कैसे नारा पिट गया था, किस ढंग से केशुभाई पटेल को हटाकर सुरेश मेहता को बनाया गया था। तो पार्टी के भीतर, पार्टी के संसदीय दल के भीतर आंतरिक विद्रोह की संभावना को खत्म करने के लिए पार्टी के सचेतक की संवैधानिक की स्थिति अब बहुत मजबूत हो गई और उस सचेतक की, उस विप की नियुक्ति का अधिकार पार्टी के आला कमान को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है, न कि पार्टी के संसदीय दल के नेता। यानी ये कह कि आज के भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहे तो लोकसभा के भीतर भाजपा संसदीय दल के विप की नियुक्ति का अधिकार नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भाजपा के अध्यक्ष को है। जब चाहे वो भाजपा का अध्यक्ष पुराने विप को बदलकर नए विप को सामने ला सकता है। और ऐसे विप के माध्यम से जब किसी भी पार्टी को कंट्रोल करने की कवायद होगी तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की पकड़ जो ढीली होती हुई दिख रही है वर्तमान दौर में, अमित शाह की चाणक्य नीति जो इस दौर में कमजोर होती हुई दिख रही है, वो और कमजोर हो जाएगी और ऐसे में पार्टी के भीतर से नए नेता का चुनाव की कवायद भी की जा सकती है। तो ये सारे बातें, ये सारे घटनाक्रम को देखते समझते हुए, सारे परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2014 वाले नरेंद्र मोदी अब नहीं है, 2014 वाले अमित शाह अब नहीं रहे और ऐसे में पार्टी के ऊपर कंट्रोल की पूरी कवायद के लिए एक रबर स्टाम्प बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश हो रही, जिसमें कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम, कभी केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है, कभी सुनील बंसल का नाम आता है, तो कभी कोई और व्यक्ति का नाम आता है। भूपेंद्र यादव का भी नाम कुछ लोग ले लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आता है, तमाम सारे लोगों का नाम आता है। तो क्या इसके लिए पार्टी तैयार है?